सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 14 अगस्त की मुनासबत से स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूँ सुमैया रिजवान और आज दुनिया भर में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान का 76वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज हम जो बात करेंगे वो कुछ यूँ हैं कि ये जो आज़ादी हमें मिली है, आज़ाद फ़ज़ा में हम सांस लेते हैं, ये आज़ादी का उसूल नाज़रीन एक बहुत मुश्किल और कठिन मरहला था जिसे हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी कीमती जानों का नजराना देकर हासिल किया। फिर बेशक इसमें खुदावंद ताला की रहमत और रहनुमाई भी हासिल रही, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि मुसलमान हिंद की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद की बिना पर ही हासिल कर सके थे। साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि आज़ादी की जो नेमत है, जो हमें कभी किसी थाल में सजाकर पेश नहीं की गई थी, ये लाजवाल कुर्बानियों के बाद ये मुल्क मारज़ वजूद में आया। इसकी जितनी कदर की जाए वो कम है। यौम आज़ादी को यौम एहतिसाब के तौर पर भी मनाना चाहिए और अपने आप से हम सबको ये सवाल करना चाहिए कि हमने इस मादरे वतन को कामयाबियों के उफ़क़ पर पहुँचाने के लिए क्या किया। सिर्फ शोर शराबा गुलकपाड़ा करने से क्या आज़ादी का हक़ अदा होता है? बल्कि इसकी कामयाबी के लिए जहद मुसलसल और अनथक मेहनत करनी पड़ती है। क़याम पाकिस्तान के वक्त कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, जबकि आज एक मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। और वक्त का तकाजा ये है कि हमें कौमियतों के इख्तलाफात को भुलाकर मुत्तहिद होना होगा। नई नस्ल को मायूसी की तारीकियों से उम्मीद की सहर की तरफ लाना होगा। तो इस 14 अगस्त हमें आज खुद से ये अहद करना होगा कि हमने इस मुमलिकत खुदादात को अज़ीज़ बनाना है और इस तक़सीम को ख़त्म करना है। इसमें हम सब को अपना किरदार अदा करना है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इदारे हों, चाहे सियासी जमातें हों, आप हों, मैं हूँ। हम सबको, कोई भी एक शख्स मुल्क की तकदीर को नहीं बदल सकता। तकदीर हमें अपनी खुद बदलनी पड़ती है। मेहनत कीजिए, अपने मुल्क के लिए कीजिए। तो जो हम आज जश्न आज़ादी की ज़रा सेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो पूरी कौम आज के इस सेलिब्रेशन को कर रही है, मना रही है, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का ख्वाब क्यों शर्मिंदा ख्वाब ना हो सका? क्यों हमने कायद के पाकिस्तान को खोया है? यही दुआ है कि यहाँ वो फूल खिले जो खिला रहे बरसों। और बहुत हमारे बेहतरीन पाकिस्तानी हैं जो पूरी दुनिया में अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपना लोहा मनवा रहे हैं। ऐसा ही एक नाम और ऐसी एक पहचान आज हमारे साथ मौजूद है नाइला कियानी, जो कि कोपैमा हैं और एक ऐसी कोपैमा जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अगर मैं थोड़ी सी नाइला कियानी की आपको हिस्ट्री बताऊं तो वो सुबह पंजाब में पिंडी के शहर गुजर खान से है। उन्होंने बरतानिया से तालीम हासिल की और ये काम जो उन्होंने माउंट ज़ाहिर सर करने का कोपैमाई का शुरू किया, वो उन्होंने जब वो शादीशुदा थी, उनके बच्चे थे। और उसके बाद जब ये कहा जाता है ख़वातीन को कि बस अब घर बैठो और अब क्या करना है, उस वक्त उन्होंने ये काम का आगाज़ किया और कोपैमाई का आगाज़ इन्होंने किया गेशब्रम 2 को फतह करके। बच्चे की पैदाइश के चंद माह बाद ही उन्होंने 8000 मीटर से बुलंद चोटी फतह करके लोगों को एक हैरत में मुब्तला कर दिया। तो नाइला, सबसे पहले तो आपको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। बेहतरीन नाम रोशन किया है आपने, आपका बड़ा काम है, बड़ा नाम है। एक तो बताएंगे कैसे आई आप इस कोपैमाई में, क्या सोचा आपने कि मुझे एक कोपैमा बनना है? सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको 14 अगस्त मुबारक हो। और मैंने पहाड़ चढ़ना, क्लाइंबिंग करना सिर्फ 2 साल पहले स्टार्ट किया था और सिर्फ ट्राई करने के लिए स्टार्ट किया था कि मैं बस एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि पहाड़ चढ़ना कैसा होता है, कितना मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सी स्टोरी सुनी हुई थी। और 2 साल में अल्लाह ताला का शुक्र है कि नाउ आई एम द लीडिंग पाकिस्तानी फीमेल क्लाइंबर। वैसे तो मैंने थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स बताई हैं आपकी, लेकिन आप खुद बताएं हमारे नाज़रीन को क्या क्या अचीव किया इन 2 सालों में आपने? पाकिस्तान की पहली फीमेल क्लाइंबर हूँ जिसने दुनिया में जो 14 पीक से 8000 से बुलंद, उनमें से 8 समिट की हैं। मैं पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल क्लाइंबर हूँ जिसने पाकिस्तान की जितनी भी 8000 हैं, जो कि 5 हैं, वो सब समिट की हैं। और मैं फास्टेस्ट पाकिस्तानी हूँ जिसने ये सारी पीक। ठीक है नाइला कियानी, आप ये डेफिनेटली पहली फीमेल
आप जो हैं को पैमा हैं, बड़ी अचीवमेंट्स हैं। बहुत सी हमारी इंडस्ट्रीज़ के ऐसे सितारे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेजेंडरी अदाकार जावेद शेख साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद शेख साहब, थैंक यू सो मच और आपको जश्न आज़ादी की बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आज के दिन पे क्या पैगाम देना चाहते हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसा वक्त जब पूरी हमारा जो मुल्क है एक पोलराइजेशन का शिकार है, किस तरह से इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, आप क्या समझते हैं? अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, आबाद रखे, तरक्की दे। मैं पूरे अपने पाकिस्तान आपकी टीम को, बॉल की टीम को और पूरे पाकिस्तान के अवाम को दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। हमने जो हमारा कायदे आज़म साहब ने जो मुल्क जिस नजरिए के तहत बनाया था, हमने इसके उलट किया है और अब तक हम ये करते आए हैं और अब तो हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि अल्लाह खैर करे कि कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो जाए हमारे मुल्क के साथ। मेरा मतलब है कि ये हमारी औकात रह गई है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क हमें धमकी दे। एक तरफ से जुमा 8 दिन नहीं हुआ उनको पाला है, उनके 40 लाख लोग हमारे मुल्क में मौजूद है। इधर से हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कहे कि जी मेरी फौजों को मैंने हुक्म दे दिया है कि वो कश्मीर में उतर जाए। क्या चूड़ियां पहन रखी हैं पाकिस्तान आर्मी ने। ये मेरा मतलब है कि ये इनकी हिम्मत कैसे हुई इन मुल्कों की हमको इतनी धमकी देने की। अच्छा। मतलब ये है कि उनको भी पता है कि हम टूट फूट का शिकार है, हम टूट फूट का शिकार हैं, लिहाजा इस टूट फूट को हमको जोड़ना पड़ेगा किसी तरीके से। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, तो हमको उसको उस तरफ ले जाना होगा। यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल ग्रजेस को खत्म करना होगा, पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा, पाकिस्तान की सलामती के लिए सोचना होगा। दुश्मन कैसे कह सकता है या दूसरे मुल्क कैसे कह सकते हैं। मेरा मतलब है कि ये आप तो नहीं समझ कितना हमारे लिए अलमिया है कि अफगानिस्तान जैसा कह रहा है कि यार आप भीख मांग रहे हो, आप ये कर रहे हो, फलाना हमसे बात करते हो। यार ये कैसी। तो शेख साहब ये इसी चीज़ की बात कर रही हूँ कि बड़े अफसोस की बात भी है, लेकिन जाहिर है आज का दिन ये पाकिस्तान तो बहुत प्यारा है ना, ये हमारा मुल्क के हमें शायद एहसास नहीं है। यस। और ये जो सियासतदान जिस तर्ज की सियासत करते हैं कि कभी कोई किसी को चोर डाकू कहता है, कभी कोई किसी को बुरा भला कहता है, जिसने कौम को तकसीम कर दिया। अब इस तकसीम को कौन ठीक कर सकता है आपके ख्याल में? नहीं, देखिए जो चोर डाकू है उसको चोर डाकू कहना को बुरी बात नहीं है, मगर तायुन करना पड़ेगा कि असली चोर कौन है कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा और तर्ज सियासत भी बदलना होगा। एक ही तरह की सियासत हम कब तक करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई सारी ग्रजेस को खत्म करके पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। बिल्कुल। किसी मुल्क की हिम्मत ना हो हमारे पर उंगली उठाए, हम पे बात करे। और फिर मेरा मतलब है कि ये जिसने जो कहा है पाकिस्तान के बारे में, इसको उसी टोन में जवाब देना। सही है। अच्छा शेख साहब, एक और चीज, पाकिस्तान आर्मी का फर्ज बनता है कि ये अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को उसी टोन में जवाब और दे भी रहे हैं जवाब। शेख साहब बिल्कुल दिया जा रहा है, हर फोरम पे दिया जा रहा है। हमारी पाक फौज जो है ना सिर्फ जवाब दे रही है बल्कि भरपूर जवाब दे रही है। शेख साहब एक चीज़, आपका ताल्लुक़ है ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री से, हम लोग न्यूज़ इंडस्ट्री से हैं, बड़ा एक अहम रोल है आपका और हमारा इस मुल्क में। आपने बहुत नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में अपने काम से, अपनी सलाहियतों से। एक तो आप इस पूरी सिनेरियो में इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं, कितना ग्रो किया या नहीं किया, इस सारी सूरत हाल को आपने किस तरह देखा इस सारे सिनेरियो में? देखिए जी, जैसे बाकी की इंडस्ट्री है, ये भी इंडस्ट्री मुंसलिक है पाकिस्तान की मईशत से। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। मेरा मतलब है कि मईशत ठीक होगी तो हमारी इंडस्ट्री भी चलेगी। जिस तरह बाकी इंडस्ट्री का पट्टा बैठा हुआ है उसी तरह हमारी इंडस्ट्री का भी है। मेरा मतलब है यहाँ पर टिकट जो है वो 1000 रुपए का है। एक फैमिली अपनी जाएगी तो 5-10 हज़ार रुपया कहाँ से लाएगी? पेट्रोल 300 रुपए का हो गया है, टैक्सीज इतने हो गए हैं, इतना हो गया, फलाना इतना हो गया है, जहाज के टिकट इतने हो गए हैं। जो लाहौर
दुबई का किराया था वो अब इस्लामाबाद का किराया हो गया। मेरा मतलब है कि कहाँ जाएं लोग, कैसे करें? तो हमारा लिंक भी मईशत से है। मईशत ठीक होगी, लोग खुशहाल होंगे, सिनेमा घर बनेंगे, नई फिल्में आएंगी, उनकी प्राइसेस कम होंगी, तो लोग अपनी फैमिली को लेकर जाके एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल करें। अच्छा, आपकी इंडस्ट्री को पिछली हुकूमत जो अभी गई है, इसने क्या दिया? कोई फायदा पहुंचाया, कोई काम किया आपकी इंडस्ट्री के लिए? यस यस, ये देखे जी, ये पीठ पीछा है। मेरा जो भी इख्तलाफ होगा वो अपनी जगह पे है, बिल्कुल। बट ये इस हुकूमत का मतलब है कि सिर्फ मरियम नवाज की जगह मैं कह रहा हूँ मरियम औरंगजेब साहिबा। जी जी। हाँ, मरियम औरंगजेब ने अपनी काबिशों से, अच्छा। अपनी अनथक मेहनत से पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए जाने से पहले वो कर गई हैं कुछ। अभी 2-4 दिन पहले जी। परसों ये गवर्नर हाउस में भी था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अवार्ड दिए और कुछ अनाउंस किया। वो उससे पहले कराची में ये फंक्शन ऐसा हो चुका था जहां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को जो मराद देगी है, और हमने वहां पर उसको सराहा कि भाई जितने भी इससे पहले मिनिस्टर आए किसी ने इतना नहीं सोचा और इतना नहीं किया जितना आपने किया है। आप हुकूमत में रहे ना रहे, लेकिन आपने जो काम फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आर्टिस्टों के लिए ये सब किया है, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बनाना, अच्छा। टैक्सेस माफ, ये बहुत काम किया है, तो लिहाजा आप हमारे दिल में रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है जावेद शेख साहब, थैंक यू सो मच। आपने वक्त निकाला और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप बड़ी दिल से बात करते हैं जावेद शेख साहब की। बड़ी अच्छी बात है कि जो बात करते हैं एक दर्दमंद दिल है, एक पाकिस्तानी दिल है, पाकिस्तानियत के जज्बे से सरशार हमारे जो फ़नकार हैं, और ये लेजेंडरी फ़नकार हैं, ये हमारा असासा है, हमारे मुल्क का असासा है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जो गुफ्तगू वो कर रहे थे, वाकई उन्होंने इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया है। वो कह रहे थे दिल में रहेंगी, हुकूमत में आगे रहें ना रहें। अच्छा, हमें अब ज़रा सेलिब्रेशंस की जानिब चलते हैं। शहर शहर सेलिब्रेशंस हो रही हैं आज की जश्न आज़ादी की। तो वजाहत अली हमारे नुमाइंदे में कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, हम ज़रा उनसे पूछते हैं वो कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है। जी वजाहत, कराची में आप कहाँ मौजूद हैं, कैसी सेलिब्रेशंस देख रहे हैं आप कराची में आज? हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस वक्त कराची में शाहराह फैसल पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आप मेरे कब में बिल्कुल कैमरामैन मेरे दिखा सक रहे होंगे कि यहाँ पे बड़ी तादाद में कराची की आवाम मौजूद है। जो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानिब से रैली का ऐलान किया गया था, उस सिलसिले में जमा हुई है। और ये यहाँ से बजरिया शाहराह फैसल से होते हुए मज़ार कायद के ऊपर जाएगी, जहाँ पे एक कल्चरल शो का भी एहतमाम किया गया है। आज पाकिस्तान की 76वीं आज़ादी के सिलसिले में ये एहतमाम किया गया है, जिसमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम का यहाँ पे आमद आने शुरू हो गई है। जिसमें गवर्नर सिंध ने ऐलान किया था जो लोग फेल हो चुके हैं वो यहाँ पे जमा हो, ताकि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सरबराही में 90,000 लोगों का जमा होने का, 7 तराना पढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा जा सके। जी, तो ये जरा रैली दिखाइए भी हमें वजाहत, कितनी बड़ी रैली है। काफ़ी कुछ उन्होंने ऐलान भी किया था कि लोग आएंगे तो उनको पता नहीं फ़ोन और लैपटॉप पता नहीं क्या क्या दिया जाएगा। तो ये जो लोग हैं कितनी बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं आपको? हाँ, देखिए मैं आपको बताते चलूँ, कामरान खान टिसोरी की जानिब से ऐलान किया गया था कि यहाँ पे शाहराह फैसल पे 90,000 के करीब कराची के शहरी जमा हो, जिससे इंडिया में बनने वाले रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। 90,000 के लोग करीब यहाँ पे लोग एक साथ तराना पड़ेंगे ताकि उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया जाए। जिसके बाद कामरान खान टिसोरी ने यह ऐलान किया था कि यहाँ पे कुरानदाजी की जाएगी कायद आज़म के मज़ार के ऊपर, जिसमें 3 आईफोन तकसीम किए जाएंगे और लैपटॉप भी तकसीम किए जाएंगे, जिसके सिलसिले में यहाँ पे बड़ी तादाद में कराची की आवाम जमा होना शुरू हो गई है। ये 6-6:30 बजे के करीब यहाँ से रैली रवाना होगी, जो मज़ार कायद पे पहुँच के कल्चरल शो में शिरकत करेगी। जी, ठीक है वजाद अली, बहुत शुक्रिया। ये कल्चरल शो जो वजीर होगी मज़ार कायद पर,
ये रैली शारा फैसल पे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और बड़ी अच्छी बात है, रिकॉर्ड कायम करना चाहिए, बल्कि भारत का रिकॉर्ड तोड़ना भी चाहिए। कौमी तराना आज यहाँ पर ना सिर्फ सारे मिलके इसको गाएंगे और वहाँ पर एक रिकॉर्ड जो है वो कायम करेंगे। जश्न आज़ादी के हवाले से क्या क्या मामलात हैं, एक डिस्कशन का सिलसिला प्रोग्राम में भी जारी रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। 14 अगस्त की मुनासबत से प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। हम ना सिर्फ मुल्क में जो तकसीम है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, एक पॉजिटिविटी कैसे फैला सकते हैं, आज के दिन की सेलिब्रेशंस और फिर जो अचीवर्स हैं, ऐसे लोग जो जिन्होंने सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिनकी और इन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, वो भी हमारे साथ हैं। नायला कियानी से तो हम बात कर ही रहे हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अब अदनान शेख साहब जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर एंड फिटनेस ट्रेनर हैं और इन्होंने भी मुल्क का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं उमैर जालियावाला। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले उमैर जालियावाला साहब, अभी इस वक्त वाकई हमें हमारी नस्ल को, नौजवान नस्ल को बड़ी ज़रूरत है एक रहनुमाई की भी, जहन साजी की भी, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब हमारा जो नौजवान तबका है वो बड़ा मायूस हो गया है। तो हम उसमें उम्मीद कैसे पैदा करें और हम उनको ये कैसे समझाएं कि आप ये ना पूछें कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, बल्कि आप ये बताएं कि आपने इस मुल्क को क्या दिया। तो आप क्या कहेंगे इस पर? वक्त एक ऐसी कैफियत का शिकार है जिसको कहते हैं डिसइल्यूजन्ड, यानी एक ख्वाब देखा, एक मोमेंटम बना, यकीन आया कि हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। और यकीनन उसकी प्लानिंग में फुकदान था, उसकी लीडरशिप आइडियल नहीं थी। तो नौजवानों के लिए ये एक दोबारा से आप समझें कि दोबारा वहीं पे आ गए जहाँ पे हमने सफ़र 15 साल पहले शुरू किया था कि तब्दीली आनी चाहिए। और इस वजह से आप जानती हैं बहुत सारे नौजवान पाकिस्तान से बाहर अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं। आपने जिस सवाल की निशानदेही की, बड़ा मशहूर कहावत है कि ये ना पूछो कि तुम्हारे मुल्क ने तुम्हें क्या दिया है, ये पूछो कि तुमने अपने मुल्क को क्या दिया है। तो मैं पाकिस्तानी नौजवानों को बारहा रिमाइंड कराता हूँ कि आप बाहर निकलें, सारी सड़कें देखें, एयरपोर्ट देखें, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ देखें, वो तमाम इदारे देखें, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, जहाँ तक आप इस मुल्क में जाएंगे काम हुआ हुआ है। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, ये काम किसका किया हुआ है, ये काम किसकी इजाज़त से हुआ हुआ है, किसकी पॉलिसी साजी से हुआ हुआ है। आज अगर आप तालीम हासिल करके क्रिटिसाइज करने के काबिल हुए हैं, अगर आज आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, आप आज़ादी से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। उमैर साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं कह रहा था कि ये कुछ ऐसी हवा चल पड़ी कि हमें वो नजर नहीं आ रहा जो सब कुछ हुआ हुआ है और हम जिसके ऊपर खड़े हुए हैं, और वो बेशुमार काम है और इसी मुश्किल रियलिटी में काम है। दूसरा ये है कि हमें पाकिस्तान का खाका आसान करके सुनाया गया। पाकिस्तान आसान मुल्क नहीं है, पाकिस्तान शुरू से मुश्किल मुल्क है। हम बहुत मुख्तलिफ कौमें साथ आए, इस्लाम के नाम पे साथ आए, तो यकीनन इसका इकट्ठा रहना एक एफर्ट है और ये हमें मुसलसल जारी रखने की जरूरत है। तो हमें नौजवानों को खास तौर पे अपनी कानों के साथ साथ अपने दिमाग को भी मिलाना है। बिल्कुल, दिमाग का तो इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, हमारे बहुत से नौजवान जैसे अदनान शेख हैं, ऐसे नौजवान जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम भी रोशन किया और इसी मुल्क का नाम रोशन किया, यहीं से अपना काम किया। अदनान, एक तो मुझे ये बताइए कि ये आपने क्या सोचा, यानी कि आपके जहन में कैसे आया कि आपने एक फ़िटनेस ट्रेनर बनना है या बॉडी बिल्डर बनना है, फिर आपने एक मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करना है, ये कैसे आपने सोचा? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरा शुरू से ही बहुत पैशन था मैं इस फील्ड को लेकर, और मैं जैसे जैसे ट्रेनिंग करता रहा, सीखता रहा, फिर आहिस्ते आहिस्ते अपने दोस्तों को भी करवाता रहा। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया कि जब तुम करवा ही रहे हो तो तुम एक प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनर बन जाओ। तो वो बात मेरे क्लिक कर गई। तो आई वाज लाइक यार, अब ठीक है, ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो फिर जब फिटनेस ट्रेनर के प्लेटफॉर्म पर मैं आया तो उसके बाद कुछ चीज़ें और सीखी, फिर मैं और मोटिवेट हुआ और अपनी फिजिक पे काम किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक गॉड गिफ्टेड होती है जेनेटिक्स ना, जब वो चीज़ आपके पास आती है तो फिर आप में खुद एक होता है कि यार मैं थोड़ा सा कॉम्पीट करूँ, इस स्टेज को देखूँ। तो उसके बाद फिर मैंने प्रेप करना शुरू किया। फिर मेरे जो कोच हैं अफाक भाई, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। फिर रिसेंटली फिर ये कंपटीशन है। खैर काफ़ी हर्डल्स थी थाईलैंड में जाके खेलने के लिए। जैसे क्या, आपको पता है अगर आप बताना चाहें क्या हर्डल्स थी इन सारे प्रोसेस में, आपको मुश्किलात क्या पेश आई अदनान? मैं
जी जी, अब हर्डल्स यही होती है, देखें ये कोई बहुत ही सस्ता जी जी, देखें हर्डल्स ये पेश चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सस्ता शौक नहीं है। बॉडी बिल्डिंग बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है। आपकी डाइट, आपकी ट्रेनिंग फीस, ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर ऊपर से आपको पता है कि सारा स्पॉन्सरशिप कहाँ जा रहा होता है। हम बॉडी बिल्डर्स को स्पॉन्सरशिप मिलते ही नहीं है, तो सारा जितने भी मेरे साथ और भी एथलीट्स गए थे वहाँ खेलने, तो सब अपने ही खर्चे पे गए थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराया और अल्लाह ने इज्जत रखी, और काफी इंडियन एथलीट्स को भी हमने उस स्टेज पे बीट किया, और बस हम फिर खैर खैरियत से सर फखर करके हम पाकिस्तान वापस आए। अच्छा, वैसे आपने कहा ना कि अपने ही वसाइल से आप लोग गए, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती है आप लोगों को? एग्जैक्टली, हुकूमत की तरफ से ठीक है, अगर सपोर्ट नहीं भी मिल रही तो एटलीस्ट अगर वो हमें एक मोटिवेट करते कि एक अगर वो एक मैसेज भी देते हमारे लिए, तो वो भी हम एथलीट्स के लिए बहुत है। आज 11 एथलीट्स गए थे थाईलैंड खेलने, अगर थोड़ा सा और मोटिवेट करते कि गवर्नमेंट तो आज 36 जाएंगे, 40 जाएंगे, तो और लोग जाएंगे यहाँ से। सिर्फ एक मोटिवेशन अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिल जाए, एक वीडियो मैसेज छोटा सा, दैट्स इट। सही कह रहे हैं आप, वाकई ये बड़ी ज़रूरत है। अच्छा उमैर साहब, ये अदनान जैसे बहुत से नौजवान हैं जो किसी न किसी फील्ड में पाकिस्तान का अपना सबका नाम रोशन कर रहे हैं, और कितनी भी मुश्किलात हों ये मायूसी का शिकार नहीं होते और ये कोशिश करते रहते हैं। ये ऐसे भी तो नौजवान हैं ना जो दूसरों के लिए भी एक जिसे कहते हैं कि एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं। वो लोगों के लिए जो बड़े मायूस हो जाते हैं, उनको लगता है इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। जी बिल्कुल, ऐसे ही आपको हज़ारों कहानियाँ मिलेंगी। एक तो मुबारक इस कहानी पे भी, और बेशुमार स्पोर्ट्समैन ख़ास तौर पे जो बगैर स्पॉन्सरशिप्स के पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, ख़ुद से हमने सुना है और उनकी कहानियाँ बाद में पता चलती हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि गवर्नमेंट की नज़र में आ जाते हैं, इदारों की नज़र में आ जाते हैं, कॉर्पोरेट इदारों की नज़र में, तो वो फंड भी हो जाते हैं। आपको ऐसी भी कहानियाँ मिल जाएंगी। तो पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है गालिबन, तो 5वें बड़ा मुल्क, और उसमें 60% जवान हैं। तो सरकार के पास बिल्कुल ये वक्त नहीं है कि वो ऐसे नौजवानों को ढूंढ पाए। आपको जानते हैं बेशुमार मसाइल हैं, तो हमें साथ मिलने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि जहां आप मिलेंगे, जहां आप कॉल मिलाएंगे, ख़त लिखेंगे, सोशल मीडिया पे खूबसूरती से अपना पैगाम आगे डालेंगे, आपको बहुत खैर मिलेगी इस मुल्क में। मैं भी नौजवान था, मैं भी सरकार के पास गया, कमर्शियल इदारों के पास गया स्पॉन्सरशिप्स रेज करने के लिए। मैंने 15 साल नौजवानों के लिए बेशुमार मुकामात पे मेरा इदारा लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस कराता था, तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाती थी, इसी मुल्क से मिलती थी। फिलैंथ्रोपिस्ट भी मिलते थे, यानी वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है और वो नौजवानों को स्कॉलरशिप्स देते हैं या कम्युनिटी के इनिशिएटिव्स को फंड करते हैं। तो नौजवानों, दिल ना हारें, यकीनन आपके लिए कुछ ना कुछ सामान जरूर मौजूद है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, यही तो चाहिए था मुझे। हमारे नौजवानों को ऐसे ही मैसेज, ऐसी जो है वो एक उम्मीद चाहिए कि मोटिवेशन आप जैसे लोगों से मिलती रहे। अच्छा, क्योंकि नाइला कियानी भी हमारे साथ हैं, हम ज़रा उनको भी शामिल हैं। पहली खातून को पेमा है और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू वो कर रही है। नाइला, डेफिनेटली कोई आम और आसान काम नहीं है, ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए। और आपने जिस तरह बताया कि 2 साल में आपने जितनी मेहनत की, किन मुश्किलात को आपने फेस किया इस सारी सिचुएशन में, और फिर उसके बाद आपको फीडबैक कैसा आया लोगों का? क्लाइंबिंग करना लड़कों से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहले घर वालों को छोड़ के कभी कभी कुछ वीक्स के लिए जाना पड़ता है, मतलब ये कुछ दिनों की बात नहीं है। होम सिकनेस होती है और इमोशनल सपोर्ट कभी कभी आपको फैमिली मेम्बर्स की चाहिए होती है, वो नहीं होती है। इसके अलावा फ़िज़िकली भी लड़कियों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसके अलावा अप्रिसिएशन बहुत मिलती है, लेकिन बहुत दफ़ा जस्ट बिकॉज हम लड़कियां हैं, कुछ लोग तो यकीन ही नहीं करते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा अचीवमेंट के बावजूद भी अभी भी कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स मिलने को आते हैं कि इसको तो 5-6 लोग उठा के लेके जाते होंगे। ये कमेंट्स लड़कों को नहीं मिलते हैं, तो ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सब मुश्किलात के बावजूद अपना मेरा फोकस गोल पे ही था कि मुझे ये पीक। बड़ी अच्छी बात है कि आपका फोकस रहा अपनी कामयाब अचीवमेंट्स की तरफ। बस आखिर में बता दें मुझे नाइला, क्या प्लान्स हैं आगे के? मेरा शॉर्ट टर्म प्लान ये है कि मैं चाह रही हूँ कि 14 जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स हैं 8000 से ऊपर, उनमें से 6 रह गई हैं मेरी, और मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह 1 साल में वो अटेम्प्ट करूँ। और मेरी दुआ है कि वो सब समिट हों
और अगर सब सबमिट हुई तो इंशाल्लाह आई बी द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन जिसने 8,000 मीटर से बुलंद पीक सबमिट की है। मैं इसके थ्रू जो लोगों की बाहर की दुनिया में पाकिस्तानी ख़वातीन की परसेप्शन है कि नेगेटिव परसेप्शन है वो चेंज करना चाह रही हूँ। और इसके अलावा हमारी ख़वातीन की भी हमारी सोसाइटी के अंदर, और मेरी भी जो मेरी स्ट्रेंथ की परसेप्शन थी कुछ साल पहले, वो मैं चाह रही हूँ कि ख़वातीन, हमारी ख़वातीन की भी ज़बरदस्त नाइला कियानी था। अदनान, आप बताएं आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, आपने क्या सोचा हुआ है और मज़ीद क्या अचीव करना है? मैं इंशाल्लाह थाईलैंड गए हैं, एशिया चैंपियनशिप था, अब इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल यूरोप चैंपियनशिप की मेरी एक विजन है उसको लेकर। तो लेकिन ये है कि सबसे पहले बस मेरी गुजारिश ये है कि मैंने जैसे आपको कहा था कि अब जैसे मैं हूँ तो मेरे जैसे और भी एथलीट्स हैं जो बेचारे किसी चीज की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हुकूमत से गुजारिश है कि थोड़ा सा अपना रुझान, ठीक है क्रिकेट बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ नजर डालें तो आज मैं गोल्ड मेडल लेकर आया हूँ, तो ऐसे कितने लड़के पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं। डेफिनेटली, ज़ाहिर है बहुत से लोग चाहते भी होंगे। बस आखिरी के कुछ सेकंड्स है, मैं चाहूँगी उमर साहब आप भी ज़रा इस पर कमेंट करें और ख़ास तौर पर एक पैगाम भी दें आज के दिन की मुनासबत से। जी, आज़ादी का दिन है और हम आज़ाद मुल्क में हैं, मुझे इस बात का यकीन है। माँ सिवाय कुछ कम्युनिकेशन की गाइडलाइंस के ये वाकई आज़ाद मुल्क है। इसमें मज़े से कानून टूटता है, सिग्नल टूटते हैं, जिसके दिल में जो आता है वो कर लेता है, वादा करके खिलाफ हो जाता है। तो इतनी आज़ादी है तो आए पाबंदी लगाएं। हमारे कायद का पैगाम था डिसिप्लिन, फ्रीडम विदाउट डिसिप्लिन इज एनिमल्स, जानवर हो जाते हैं हम सारे। तो जब आज़ादी के साथ कायद का जो पैगाम है डिसिप्लिन मिल जाता है, पाबंदी मिल जाती है, तो हमारी आज़ादियाँ बढ़ती हैं और हम इस मुल्क से जो काम कर सकते हैं, एक पाबंदी लगा देते हैं दफ़ा 144 की, वो बड़े मजे से लग जाती है हर दिन, तो वो आज भी लगी हुई है वो उसकी पाबंदी है, बाकी कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, मजे से रहें इस मुल्क में। थैंक यू सो मच। और अदनान शेख साहब, ये मुल्क आपका है, इससे मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, मजे से रहिए, लेकिन खुदा का वास्ता इस मुल्क को अपने घर की तरह समझ कर रहिए। जैसे आपका अपना घर है वैसे ये मुल्क भी आपका घर है। इसी पैगाम के साथ इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और इर्द गिर्द में लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।